नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ऊर्जा संरक्षण अब सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि वर्तमान समय की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 के विजेताओं को सम्मानित किया। दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंचा। सरकार ने सभी स्कूलों को 9वीं तक की कक्षाएं और 11वीं कक्षा हाइब्रिड मोड में चलाने का निर्देश दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने कल कोलकाता के सॉल्ट लेक में मेसी के कार्यक्रम में हुई तोड़फोड़ की जांच के लिए जांच समिति गठित की। दुबई में अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच जारी और चेन्नई में विश्व स्क्वाश चैंपियनशिप के फाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि ऊर्जा संरक्षण अब सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि वर्तमान समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बचत की गई ऊर्जा की हर इकाई प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी की भावना को दर्शाती है। आज ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकारी प्रतिस्पर्धा के विजेताओं को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा के पहले भारत ने अपनी स्वच्छ ऊर्जा वचनबद्धताओं को पूरा किया है। ये उन्नत ऊर्जा दक्षता और कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाता है। भारत ने क्लीन एनर्जी की प्रतिबद्धताएं समय सीमा से पहले ही पूरी कर ली है। ये हमारी ऊर्जा दक्षता और डिकार्बनाइजेशन की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है, जिसके तहत घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं। इसमें उन घरों को मुफ्त बिजली मिलेगी और फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। विकास की इस यात्रा में सभी नागरिकों तक बिजली की पहुंच, शहरीकरण, औद्योगिक विस्तार और जीवन स्तर पर सुधार के कारण ऊर्जा की आवश्यकता भी तेजी से बढ़ रही है। ऊर्जा की बचत ऊर्जा का सबसे पर्यावरण अनुरूप और विश्वसनीय स्रोत है। इस अवसर पर केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 के विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने इस कार्यक्रम को विकास और पर्यावरण संरक्षण को प्रतिबिंबित करने वाला बताया। उन्होंने ऊर्जा संरक्षण 2025 पर राष्ट्रीय चित्रकारी प्रतियोगिता के विजेताओं को भी बधाई दी। मैं आज के सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई देता हूं कि आपने इनोवेशन को अपनाकर एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज की दिशा में कदम बढ़ाया है। आज का ये सम्मान समारोह इस बात का प्रतीक है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन के किंग अब्दुल्लाह द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर कल से जॉर्डन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हो रही है। जॉर्डन में भारत के राजदूत मनीष चौहान ने व्यापार, खाद्य सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के लिए इस यात्रा को महत्वपूर्ण बताया। As I mentioned, the schedule is very busy. जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बेहद व्यस्त है, जिसका अर्थ ये भी है कि नेतृत्व स्तर पर कई बैठकें होंगी और विभिन्न अवसरों पर भी उनकी मुलाकात होगी। उम्मीद है कि दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर गहन चर्चा करेंगे और क्षेत्रीय तथा अन्य विषयों पर भी बात करेंगे। हम माननीय प्रधानमंत्री जी की इस बेहद और सफल यात्रा के प्रति आशावादी हैं, जो भारत और जॉर्डन के बीच पहले से ही मजबूत संबंधों को और मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करेगी and take the relationship to a truly unprecedented level. हमारे संवाददाता ने बताया है कि जॉर्डन 17,500 से अधिक भारतीय मूल के लोगों का घर है। वे हाशमी साम्राज्य के आर्थिक और सामाजिक ताने बाने का अभिन्न अंग बन चुके हैं। भारतीय मूल के लोग वस्त्र, निर्माण और विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं और वे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं।
जॉर्डन के टेक्सटाइल उद्योग में भारतीय उत्पादों की उपस्थिति महत्वपूर्ण है, जो देश के कुल निर्यात का लगभग 5वां हिस्सा है। जॉर्डन में भारतीय मूल की लगभग 15 वस्त्र कंपनियां कार्यरत हैं, जिनका कुल निवेश लगभग 500 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। इनमें से अधिकांश का उत्पादन जॉर्डन की तरजीही व्यापार व्यवस्था के तहत निर्यात बाजारों के लिए होता है। वस्त्र उद्योग के अलावा जॉर्डन में भारतीय कई क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जिनमें स्वास्थ्य सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं, उर्वरक कंपनियां, विश्वविद्यालय और बहुपक्षीय संगठन शामिल हैं। यह विश्वसनीय और कुशल कार्यबल जॉर्डन के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। साथ ही भारत के साथ मजबूत सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध बनाए रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 और 16 दिसंबर को जॉर्डन की अपनी पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा पर आ रहे हैं और उम्मीद है कि वे अम्मान में भारतीय समुदाय के साथ संवाद करेंगे। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं राजेश मीणा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने 9वीं तक के विद्यार्थियों के लिए कक्षाएं हाइब्रिड मोड में चलाने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल केवल 10वीं और 12वीं की कक्षाएं स्कूलों में होंगी। 11वीं की कक्षा भी हाइब्रिड मोड में ही चलाई जाएगी। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने राष्ट्रीय राजधानी में हवा की बिगड़ती गुणवत्ता को देखते हुए ये निर्णय लिया। दिल्ली समेत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप 4 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसके तहत सभी निर्माण कार्यों और प्रदूषणकारी गैर जरूरी वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार ने शहर के सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को भी अपने कम से कम 50% कर्मचारियों से घर से ही काम लेने को कहा है। कोलकाता के सॉल्टलेक युवा भारती स्टेडियम में कल हुई घटना के संबंध में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है। इससे पहले पुलिस ने सॉल्टलेक युवा भारती स्टेडियम में मेस्सी के कार्यक्रम के आयोजक सतद्रु दत्ता को 2 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश आशीम कुमार राय की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित करने का आदेश दिया है। फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी की एक झलक न मिलने पर प्रशंसक और दर्शक कल युवा भारती स्टेडियम के मैदान में घुस गए और वहां संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। उधर लियोनेल मेस्सी आज मुंबई पहुंच गए हैं। कोलकाता में उनकी उपस्थिति के दौरान अप्रिय स्थिति से सबक लेते हुए मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। कड़े प्रवेश नियम, वॉच टावर और भीड़ नियंत्रण उपायों के साथ ब्रेबर्न स्टेडियम और वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रमों का निर्बाध संचालन सुनिश्चित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कथित तौर पर भ्रम फैलाने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि संसद में चुनावी सुधारों पर व्यापक चर्चा हो चुकी है। कोर्ट में केस नहीं, इलेक्शन कमीशन में एक भी किसी बूथ के ऊपर कंप्लेंट नहीं, मगर आप रैली कर रहे हैं। यही दिखाता है कि हाथ में वास्तविकता नहीं है, मगर एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने की चेष्टा आप लोग कर रहे हैं। लाख कोशिश कांग्रेस पार्टी भटकाने की कर ले और हमारी संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित और बदनाम करने के लिए कर ले, मगर विदेश भी जानता है कि भारतवर्ष का लोकतंत्र एक बहुत सघन लोकतंत्र है और इसे हिलाया नहीं जा सकता है। उधर गोवा में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट एएसडीडी श्रेणी के लगभग 1 लाख मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं, जबकि 1,82,000 एएसडीडी मतदाताओं की जानकारी डेटाबेस में नहीं मिली है। सभी एएसडीडी मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे, जिसमें उन्हें 13 निर्धारित दस्तावेजों में से किसी एक के साथ सुनवाई के लिए उपस्थित होना होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि अफ्रीका से लाए गए चीतों के कूनो नेशनल पार्क में सफल स्थानांतरण के बाद वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य अगले वर्ष मानसून से पहले राज्य में चीतों के लिए नया घर बन जाएगा। चीता परियोजना का उल्लेख करते हुए श्री यादव ने कहा कि भारत का मध्य प्रदेश विश्व में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां चीतों का पुनर्वास सफल रहा है। चीतों के लिए हमने 3 टाइगर रिजर्व तरह चीता रिजर्व बड़े बड़े बना रहे हैं। उसमें से भी गांधी सागर में 3 ही छोड़े, वहाँ 50 हो सकते हैं। अभी निरोदेही का हमने अभी खजुराहो से मान्यता दी है, तो
तो नैरो देवी के लिए हम भी बाड़ा तैयार करा रहे हैं। तो इसी बरसात के पहले पहले हमारा ये चीता गाय एक नया घर बन जाएगा। और चीतों के लिए तो पूरा प्रदेश खुला है। दुनिया में एकमात्र देश भारत और भारत में मध्य प्रदेश है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि डाकिये विश्वास का सेतु रहे हैं, जो बैंकिंग, बीमा और सरकारी सेवाएं भी घर घर तक पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि डाकियों ने ग्रामीण भारत को जोड़ने और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री सिंधिया ने ये बात कल महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गोवा और पुणे के लगभग 6,000 ग्रामीण डाक सेवकों से कही। श्री सिंधिया ने कहा कि 1,65,000 से ज्यादा डाकघर लगभग 6.5 लाख गांवों को सेवाएं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे गए लेख को साझा किया। सोशल मीडिया पर श्री सिंधिया के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री सिंधिया के लेख में नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव को मानवीय भावना का बहुरूप दर्शक और प्राचीन तथा समकालीन का उत्कृष्ट संगम बताया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में सम्राट पेरुम्बिडुगु मथारैयार द्वितीय सुवारन मारन के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन उपस्थित रहे। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक नकली दवा विनिर्माण कारखाने का भंडाफोड़ करके 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को पुलिस अपराध शाखा के उपायुक्त आदित्य गौतम ने बताया कि आरोपी सुपरिचित ब्रांड के अंतर्गत नकली दवाओं के विनिर्माण और वितरण में संलिप्त थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। और अब बात खेलों की। विश्व स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल में आज चेन्नई में भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। भारत ने कल रात सेमीफाइनल में मिस्र को 3-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने मिस्र के इब्राहिम एलकाबानी को हराया, जबकि अनाहत सिंह ने मिस्र की नूर हेकल गारस को मात दी। अभय सिंह ने मिस्र के एडम हवाल को हराया। इससे पहले एक अन्य सेमीफाइनल में हांगकांग ने जापान को हराया था। दुबई के आईसीसी अकादमी ग्राउंड में खेले जा रहे अंडर 19 एशिया कप 2025 क्रिकेट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का स्कोर ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 217 रन हो गया है। भारत की ओर से आरोन जॉर्ज ने 85 रन बनाए, जबकि कप्तान आयुष महात्रे ने 38 रन का योगदान दिया। इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। बारिश के कारण मैच को 49 ओवर का कर दिया गया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा T20 मैच आज शाम धर्मशाला में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम फिलहाल 1-1 की बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने कल तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में शीतलहर की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 4 दिन तक नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में घने कोहरे की आशंका व्यक्त की गई है। विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर कल बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की भी संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज दोपहर 1 बजे तक राष्ट्रीय राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 457 दर्ज किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ऊर्जा संरक्षण अब सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि वर्तमान समय की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 के विजेताओं को सम्मानित किया। दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंचा। सरकार ने सभी स्कूलों को 9वीं तक की कक्षाएं और 11वीं कक्षा हाइब्रिड मोड में चलाने का निर्देश दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने कल कोलकाता के सॉल्ट लेक में मेसी के कार्यक्रम में हुई तोड़फोड़ की जांच के लिए जांच समिति गठित की। दुबई में अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच जारी। और चेन्नई में विश्व स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।